नमस्कार साथियों, ब्रजमोहन की ओर से आप सभी को आजादी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग अपने उसी मुद्दे पर वापस आते हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में शुरू की थी कि भारत विभाजन का दोषी कौन था। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने अंग्रेजों के विरोध में कुछ तर्क गढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम लोग कांग्रेस की उन नीतियों की चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की कुछ नीतियां कहां तक विभाजन के लिए उत्तरदायी थी। वर्ष 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और 14 अगस्त 1947 को भारत का दो भागों में विभाजन हो गया। विभाजन कैसे हुआ ये जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विभाजन आखिरकार हुआ ही क्यों और कौन इसके लिए दोषी था। वर्ष 1985 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कहा जाता है कि यह एक ऐसा मंच था जहां नेता आकर के अपना भाषण देते थे और अधिसंख्य लोग वहां तालियां बजाते थे। कांग्रेस के शुरुआती चरण के जो उदारवादी नेता थे ये अधिकतर संभ्रांत परिवारों से आने वाले लोग थे जिनके अधिकतर भाषण भी अंग्रेजी में होते थे और अंग्रेजों के प्रति ये अपनी स्वामी भक्ति को प्रदर्शित करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपनी पुस्तक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन अथवा भारत विभाजन के गुनहगार में लिखते हैं कि कांग्रेस के लोग सत्ता के भूखे थे। वो संघर्ष करते करते थक गए थे और अब चाहते थे कि उनको शीघ्र ही सत्ता का सुख मिले। इसलिए उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया। यद्यपि गांधी जी अंतिम समय तक विभाजन के विरोध में खड़े रहे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपनी पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में तर्क देते हैं कि वह कांग्रेस ही थी जिसने मुसलमानों की राजनीतिक मांगों को मान करके न केवल उनको राजनीतिक पटल पर स्थापित किया बल्कि उनको बागी बना दिया, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं मुसलमानों की बहुत सारी प्रतिक्रियावादी मांगें लगातार मानती गई, जिसके लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग ने अपनी जो राजनीतिक मांगें अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत की उनको न केवल मान लिया गया बल्कि 1909 के अधिनियम में अंग्रेजों ने मुसलमानों को अलग सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार देकर के इस देश में सांप्रदायिकता की बुनियाद रख दी, जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध तक नहीं किया। कांग्रेस के विरोध न करने के दो कारण स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। पहला कारण यह माना जाता है कि कांग्रेस अपने आप को धर्मनिरपेक्ष संगठन मानता था, इसलिए यदि वह मुसलमानों के सांप्रदायिक निर्वाचन का विरोध करता तो यह माना जाता कि अपने आप को उदारवादी कहने वाले हिंदू भी मुसलमानों की प्रगतिशीलता से चिढ़ते हैं और इस देश में मुसलमानों को वो अपना पिछलग्गू बनाए रखना चाहते हैं। जबकि दूसरी मांग के पीछे यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस स्वयं ही जब अंग्रेजों से लगातार अपनी राजनीतिक मांगें मनवाने का प्रयास कर रही थी तो वह मुसलमानों को कैसे रोक सकती थी। कांग्रेस ने मुसलमानों के सांप्रदायिक निर्वाचन का उस तरीके से पुरजोर विरोध नहीं किया जिस तरीके से 1932 में दलितों को मिले पृथक निर्वाचन का विरोध किया था। यहां तक कि गांधी जी आमरण अनशन पर भी बैठ गए थे। 1910 में जब लॉर्ड हार्डिंग्स भारत आया
जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक मजा हुआ खिलाड़ी था, उसको शीघ्र ही अंदेशा हो गया कि यूरोप में एक युद्ध छिड़ने वाला है जो विश्व युद्ध का रूप धारण कर सकता है। क्योंकि उस समय यूरोप कहीं ना कहीं बाल्कन युद्धों का अखाड़ा बनता चला जा रहा था। इसलिए हार्डिंग्स को उसके आकाओं की ओर से निर्देश दिया गया कि भारत में कांग्रेस का समर्थन हासिल करने का वो प्रयास करें। इसलिए कहा जाता है कि वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करवाने की घोषणा कर दी, जिससे कांग्रेस का समर्थन हासिल किया जा सके। लेकिन मुस्लिम लोग इससे आक्रोशित हो उठे और वो अंग्रेजों की आलोचना करने लगे। जब वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेजों ने दुनिया में लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ा था और वह तुर्की के खिलाफ में युद्ध लड़ रहे थे। मुसलमानों से यह कहा गया कि तुर्की के खलीफा की खिलाफत को सलामत रखा जाएगा। इससे मुसलमान भी अंग्रेजों का समर्थन करने लगे। लेकिन 1915 तक पहुंचते पहुंचते जिस प्रकार से अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा के अधीन कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, उससे मुस्लिम आक्रोशित हो उठे और अब वे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक खिलाफत आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता थी। इसलिए वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। कहा जाता है कि लखनऊ समझौते को मानकर के कांग्रेस ने एक भारी भूल की, क्योंकि इस समझौते में कांग्रेस ने मुसलमानों की उस सांप्रदायिक मांग को मान लिया जिसकी बुनियाद अंग्रेजों ने 1909 के अधिनियम में रखी थी। दूसरी शर्त यह भी मान ली कि यदि किसी संप्रदाय विशेष के सदस्य 3/4 मतों से कांग्रेस के किसी प्रस्ताव का विरोध करेंगे तो वह प्रस्ताव पास नहीं किया जाएगा। इसलिए यह कहा जाता है कि लखनऊ समझौता भी कांग्रेस की गलत नीतियों का एक परिणाम था। ध्यान रखना, भारत में मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ में खिलाफत आंदोलन खड़ा करना चाहते थे और दूसरी ओर वो कांग्रेस पर दबाव बना रहे थे उसकी प्रतिक्रियावादी मांगे मानने के लिए, और कांग्रेस भी उन मांगों को कहीं ना कहीं लगातार मानती चली जा रही थी। इसको एक विडंबना ही कहा जा सकता है, जैसे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं समझा जा सकता। वर्ष 1919 में जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, जो एक शुद्ध अखिल इस्लामी आंदोलन था, जिसे तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत के मुसलमान चला रहे थे, जबकि वही तुर्की में तुर्क लोग स्वयं अपने सुल्तान को हटाना चाहते थे और वो तुर्क लोग वहां प्रजातंत्र की मांग कर रहे थे, वहां गणराज्य स्थापित करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता की शर्त पर इतने आगे बढ़ गए कि इस खिलाफत आंदोलन को उन्होंने समर्थन देना स्वीकार कर लिया, जबकि बहुत से हिंदू नेता इससे कटने लगे थे, क्योंकि इस प्रकार का आंदोलन पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलाया जा रहा था जिसे भारत में चलाया जा रहा था, जो एक शुद्ध धार्मिक या शुद्ध अखिल इस्लामी आंदोलन था। जब गांधी जी इस खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने लगे, तब एक सवाल ये खड़ा होता है कि जहां तुर्की में तुर्क लोग राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र स्थापित करना चाहते थे, वहीं गांधी जी भारत में खिलाफत को समर्थन देकर के
वहां के तुर्कों को फिर से राजतंत्र में धकेलने का प्रयास आखिरकार क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसे किसी दृष्टिकोण से उचित माना जा सकता है कि जो तुर्क प्रजातंत्र चाहते हैं आप उनको राजतंत्र में धकेल दें? और हिंदू मुस्लिम एकता की भारत को क्या कीमत चुकानी पड़ी, हिंदुओं को क्या कीमत चुकानी पड़ी, इसकी एक वानगी आप मोपला विद्रोह में देख सकते हैं, जहां मुस्लिम मोपलाओं ने उन बहुसंख्यक हिंदुओं का कत्ल कर डाला और उनसे तलवार या इस्लाम दोनों में से किसी एक को स्वीकार करने का दबाव बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि यह हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, यह तो एक नियोजित नरसंहार था और जिस नरसंहार की कीमत हिंदू चुका रहे थे, क्योंकि वहां पर न केवल बहुसंख्यक हिंदुओं का कत्ल किया गया बल्कि उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और बहुत सी गर्भवती महिलाओं के तो पेट तक चीर डाले गए। इस हिंदू मुस्लिम एकता की क्या इतनी भयानक कीमत हिंदुओं को चुकानी पड़ रही थी? जबकि वहीं 1922 में चौरा चौरी की एक छोटी सी घटना की वजह से गांधी जी ने असहयोग को वापस ले लिया और जहां केरल में इतनी बड़ी घटना हो गई है, मालाबार में जो मोपला कांड हो गया, उसके विरोध में गांधी जी ने अपने किसी भी सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग तक नहीं किया। और वहीं दूसरी ओर अधिसंख्य मुस्लिम नेता वहां के मोपलाओं को गाजी की उपाधि दे रहे थे, जिसका तात्पर्य है कि वो बहादुर मोपला अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे और वहां से काफिरों को समाप्त करके एक शुद्ध इस्लामिक स्टेट खड़ा करना चाहते थे। फिलहाल वर्ष 1927 में जब साइमन कमीशन की घोषणा हुई तो मुसलमानों ने अपनी अतिरिक्त राजनीतिक मांगें अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत कर दी, जिसमें से एक मांग ये थी कि केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होने चाहिए और दूसरी मांग ये भी थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन यथावत पहले की तरह जारी रहना चाहिए। जब नेहरू रिपोर्ट में इसको अस्वीकार कर दिया गया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 मांगे रख दी, यानी कि तुम डाल डाल तो हम 5-5 का खेल चल रहा था। वर्ष 1935 में जब 1935 का अधिनियम आया तो 1935 के अधिनियम के अनुसार वर्ष 1937 में भारत में प्रांतों में चुनाव हुए। कहा यह जाता है कि इन प्रांतीय चुनाव में जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया तो उसने मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने से इनकार कर दिया, जबकि ऐसा कहा जाता है कि यदि कांग्रेस मुस्लिम लीग को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेती तो मोहम्मद अली जिन्ना को संतुष्ट किया जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका एक उदाहरण संयुक्त प्रांत में देखिए। संयुक्त प्रांत जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और इस शर्त पर चुनाव लड़ रहे थे कि यहां पर दोनों मिलकर के गठबंधन सरकार बनाएंगे और वे वहां की नेशनल एग्रीकल्चरल पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे। जब कांग्रेस को संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यानी कि मुस्लिम लीग के साथ में गठबंधन सरकार बनाने से मना कर दिया। इससे कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना तिलमिला उठी और उन्होंने फिर यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि देखिए, बहुसंख्यक हिंदुओं को थोड़ी सी सत्ता मिलने के बाद में कैसे मुस्लिमों पर वो अन्याय और अत्याचार करने लगे। वो चाहते हैं कि मुस्लिम भारत में उनके पिछलग्गू बनकर के रहें। और जब
वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके विरोध में मुक्ति दिवस मनाया। मतलब कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाया। हम लोगों ने इस वीडियो में 4 मुद्दों की चर्चा की है। 1909 का अधिनियम, 1916 का एक्ट, 1919 का खिलाफत आंदोलन, 1937 के चुनाव। और इन 4 मुद्दों में अभी तक हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस अथवा गांधी जी की गलत नीतियों की वजह से और मुस्लिम लीग की लगातार बढ़ती हुई प्रतिक्रियावादी मांगों को मान करके मुस्लिम लीग को उस सांप्रदायिकता के दौर में पहुंचा दिया जहां से उसका लौटना असंभव था। और फिर शुरू होगा सांप्रदायिकता का वो दौर जिसके परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1947 को भारत का 2 भागों में विभाजन हो गया। 14 अगस्त 1947 से पहले भारत ने इस विभाजन की जो कीमत चुकाई उसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग विस्थापित हो गए। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कांग्रेस की कुछ नीतियों की चर्चा की, लेकिन अभी आप कोई निष्कर्ष मत निकाल लेना, क्योंकि इसमें हम लोग 3 पक्षों की बात करेंगे। प्रथम वीडियो में हम लोगों ने अंग्रेजों की, आज की वीडियो में हम लोगों ने कांग्रेस की और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग मुस्लिम लीग की बात करेंगे। तब आप कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कहा जाता है कि यह मुद्दा कि भारत का विभाजन क्यों होगा इतना जटिल है कि इसका कोई एक सटीक निष्कर्ष निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मैं एक गेंद आपके कोर्ट में डाल दूंगा, उसके पश्चात आप निर्णय करेंगे कि आप किसको और क्यों दोषी ठहराते हैं। लेकिन एक पक्ष अभी आना बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।